हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस डेली लेकर के आ रहा हूं। हमारी साइंस की क्लास रेगुलर 8 बजे होती है और मैथमेटिक्स की क्लास रेगुलर 9 बजे होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और यदि नहीं पता है तो आपको बता दूं कि एलडीसी की जो मेरे द्वारा एक पुस्तक निकाली गई है, च्यवन प्रकाशन के द्वारा उसे पब्लिश किया गया है, वो मार्केट में आ चुकी है। आप सभी लोग जो है मार्केट से उस पुस्तक को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे द्वारा यूट्यूब पर एकदम निशुल्क बैच के माध्यम से कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आप पहली वीडियो से लेकर के अंतिम वीडियो तक अगर आप देखेंगे तो आपको सभी चीजें जो है एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगी, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की, किसी बुक की, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये सभी चीजें जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लगातार हमारे साथ में जो विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं उनके द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है उसके माध्यम से ही आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ में, एक फुल आत्मविश्वास के साथ में आपको ये कह सकता हूं कि हाँ, जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो विद्यार्थी वापस कहीं और साइंस और मैथ्स पढ़ने नहीं जा रहा है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा चैनल है जो 100% कोर्स निशुल्क करवा रहा है। वो चाहे फिर लैब असिस्टेंट का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक का हो, चाहे आपका एनवीएस लैब अटेंडेंट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड की मैथ हो। जो आज 10-10 हजार, 20-20 हजार में कोर्स बेचे जाते थे, वो कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाए हैं। तो आपका काम है कि उन कोर्स को देखें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस निशुल्क जो चैनल को बढ़ाया जा रहा है उसे आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर हमारे क्लास नंबर 25 की। तो सर, इससे पहले की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा समरूप त्रिभुज। किसके बारे में बात करेंगे? हमने इससे पहले बात करी सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में, सर्वांगसमता के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं समरूपता के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। और आप जो है गणित का जिसको भी डर लगता हो, मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, एक बार गणित की पहली वीडियो से पढ़ते हुए आ, तेरा गणित का डर जो है यूं ही भाग जाएगा। जैसे आसपास में जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वैसे ही जब आपने प्रवीण सर की मैथमेटिक्स की क्लास देख ली तो फिर पास में गणित का डर कतई नहीं आवे। आगे बढ़ते हैं और अब अपन पढ़ते हैं समरूप त्रिभुज को। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ठीक है, देखिए अब समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है। तो समरूप त्रिभुज का मतलब है बेसिकली कि हमारे पास में कोई दो त्रिभुज होंगे, उन दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण होंगे यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, और साथ ही साथ जो संगत भुजाएं होगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, उनका जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा, वो अनुपात बराबर होगा। समझ में आ गई बात? तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? जो दो त्रिभुज संगत कोण आपस में बराबर हो और संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए, उसी को अपन क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जब सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है तो मैं एक आपके क्लियर कर दूं कि सर्वांगसम जितनी भी आकृतियां होंगी, जो भी कॉन्ग्रुएंस स्ट्रक्चर होंगे, जो कॉन्ग्रुएंस शेप होंगे, वो सभी समरूप तो होते हैं, सिमिलर तो होते हैं। लेकिन लेकिन इसका अगर आप उल्टा कहें कि कोई वस्तु समरूप है तो सर्वांगसम होगी, ये जरूरी नहीं है, ये कोई सत्य नहीं है। ये बात याद रखें, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है। इवन सेकंड ग्रेड के अंदर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर मैंने क्लियर कर दिया। तो पहली लाइन आप एग्जाम के लिए क्या लिखेंगे? आपके पहला ही पॉइंट आप लिखेंगे कि दो सर्वांगसम आकृतियां, दो सर्वांगसम आकृतियां, दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप समरूप होती है। क्या होती है? समरूप होती है। लेकिन इसका विपरीत,
लेकिन इसका विपरीत, यानी इसका अपोजिट, वाइस वर्सा जिसे कहा जाता है, तो इसका विपरीत सत्य नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप समरूप त्रिभुज के अंदर लिखेंगे कि दो त्रिभुज क्या नहीं है, तो दो त्रिभुज परस्पर, यानी एक दूसरे के साथ परस्पर समरूप, परस्पर समरूप होते हैं यदि, कब होते हैं, तो परस्पर समरूप होते हैं यदि, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि दोनों की, यानी जो दोनों त्रिभुज है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की क्या होनी चाहिए, दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का संगत भुजाओं, दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात, मैंने ये नहीं बोला दोनों संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मैंने बोला है दोनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, ये आगे आपको कंफ्यूज कर सकती है कि दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, क्या नहीं, मैंने ये बोला है कि पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज की अगर साइड का अनुपात निकालते हैं तो वो बराबर आना चाहिए तीनों भुजाओं के लिए। अब आप डायग्राम बनाइए, फिर अपन जो है एक अपना जो दो पॉइंट आपने ये ऊपर लिखे हैं, समरूप त्रिभुज कब होंगे, इन दोनों को मैथमेटिकल फॉर्म में भी मैं लिखवाने वाला हूं। ये आ गया आपका ए पॉइंट, इसका एंगल ए नाम दे दो। ठीक है, ये आपका एंगल सी दे दो, और ये आपका एंगल बी हो जाएगा। तो ये हो गया एक एबीसी ट्रायंगल, और ऐसे ही एक और ट्रायंगल बना दीजिए, और इसका नाम दे देंगे अपन क्या, ईडीएफ। तो ये आ गया ई, जिसमें ये एंगल है, और ये आपका इधर ले लो एफ, और इधर ये ले लो डी। तो देखो, ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक लाइन खींची हुई है, मतलब ये एक लाइन वाले के बराबर होगा। जहां दो बार ऐसे चाप काटा जाता है तो वो दूसरे वाले एंगल के बराबर होगा। तीन लाइन है तो तीन वाली जहां लाइन होगी उसके बराबर होगा। भुजाओं में बराबर रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या करते हैं, एक एक लाइन खींचते हैं, दूसरी साइड इक्वल है तो दो दो लाइन खींचते हैं। ये आगे आप धीरे धीरे और सीख जाओगे जैसे जैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पर मैंने क्या करा है, दो त्रिभुज लिए हैं, ए बी सी त्रिभुज और डीई एफ त्रिभुज। ए एंगल बराबर है डी एंगल के, बी एंगल बराबर है ई एंगल के, सी एंगल बराबर है एफ एंगल के। तो पहली चीज, जो सभी कोण संगत बराबर होने चाहिए, उसके लिए क्या लिखोगे कि ए बराबर है डी के। दूसरा आपको क्या बोला, बी बराबर होना चाहिए ई के, और तीसरा मैंने आपको क्या बोला, सी बराबर होना चाहिए एंगल एफ के। तो ये तो आ गया आपके समरूप त्रिभुज की पहली कंडीशन कि संगत कोण आपस में बराबर हो, तो संगत कोण बराबर कर दिए। दूसरा क्या बोला, इनकी भुजाओं का जो अनुपात लोगे वो बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर इसकी भुजा ली ए बी, तो ए बी भुजा, अब ए बी के जैसी की जैसी भुजा यहां पर कौन सी हो जाएगी, तो डी ई, तो ए बी अपॉन में डीई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, भाई इसका आधार तो इसका भी आधार ई एफ, तो बी सी अपॉन में ई एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी, तो इधर आ जाएगा डी एफ। ये देखो, तो ये संगत भुजाओं का जो अनुपात है अपन ने निकाला, और वो अनुपात क्या है, बराबर है। समझ में आ गई बात। तो अब आप जो है ये समझ गए होंगे कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो होती है, लेकिन समरूप हो वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम होगी। और दूसरा, कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप यानी कि आइडेंटिकल या सिमिलर कब कहलाते हैं, तो जब उसके
आपस में संगत कोण जो है वो बराबर हो, और दूसरा दोनों की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जल्दी लिखेंगे, एक बार इसको जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ता हूं अब मैं। अब आप एक डेफिनेशन लिखेंगे समान कौणिक त्रिभुज की। किसकी लिखेंगे, समान कौणिक त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज होता है, ये भी एक बार लिख लीजिए, समान कौणिक त्रिभुज। है ना, कई चीजें आप ऐसी पढ़ोगे जो आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ी होगी। मैं आपको कंप्लीट कोर्स एकदम बेसिक से पूरा का पूरा एडवांस एकदम डीप में जाकर के जो जो चीजें काम की है सब बता दूंगा। तो लिखिए सम्मानिक कोण का मतलब क्या होता है, सम्मान्य सम्मान कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, देखिए लिखेंगे यदि यदि क्या हो, दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत, उनके संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो तो, बराबर हो तो वे त्रिभुज आपके क्या कहलाएंगे, वे दोनों त्रिभुज, वे दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समान कौणिक त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समान कौणिक, समान कौणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको याद रखना है कि यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण जो है वो क्या हो, बराबर हो, दो त्रिभुज है उनके आपस में संगत कोण बराबर है, तो ऐसे फिर जो है दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह देंगे, समान कौणिक त्रिभुज कह देंगे। क्लियर, चलिए अब आप जो है इस चैप्टर की जो एक अपन कह सकते हैं कि आधारशिला रखने के लिए कुछ 5 प्रमेय हैं जो हमें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, वहां की शुरुआत करते हैं। और पहली प्रमेय आप लिखेंगे प्रमेय फर्स्ट नाम डाल करके, और इस प्रमेय फर्स्ट का जो नाम है वो है आधारभूत प्रमेय फर्स्ट। इसका नाम लिखेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, किसकी बात करेंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या इसी को जो है हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय। क्लियर, इसके बारे में अपन बात करेंगे, किसके बारे में, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय की बात करेंगे। ये क्या कहती है, देखो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैं लिखवाऊंगा ही, लेकिन आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय जो है वो कहती क्या है वो आप यहीं पर समझ लीजिए। ये कहती है कि अपने पास मान लो एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दे दो, ये ए, ये बी, ये सी। क्लियर, और इस बीसी भुजा के समांतर मैंने एक लाइन खींची जिसका मैं नाम दे रहा हूं डीई। ठीक है, ये बीसी भुजा के क्या है, समांतर है, तो मैं यही लिख देता हूं, अगर एबीसी त्रिभुज है और इस एबीसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर भुजा अपन ने खींची है डीई। ठीक है, कोई भी एक भुजा के समांतर खींच सकते थे, मैंने बीसी के समांतर खींची एक भुजा, कौन सी खींची है, डी ई, एक समांतर भुजा खींची है डी ई। अब अगर ये डीई भुजा इस बीसी के समांतर है ना, क्या बोला मैंने, अगर ये डीई भुजा इस बीसी के समांतर है और जो समांतर खींची गई रेखा है
वो बची हुई त्रिभुज की जो दो साइड है उनको अगर कट करती हो, क्या करती हो, कट करती हो, जैसे डी और ई बिंदु पर कट कर रही है, ऐसे कट करती हो, तो हम ये कहते हैं कि एडी बट्टे डी बी, एडी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ईसी होता है। समझ में आ गई बात? क्या बोला है वापस सुन लीजिए। त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची, ठीक है, और वो रेखा खींची मैंने कौन सी, डीई। ये जो समांतर रेखा खींची गई है, यह समांतर रेखा क्या करेगी कि जो त्रिभुज की बची हुई दो भुजाएं थी, जिसके समांतर खींची, उसके अलावा दो भुजाएं बची अपने पास, एक बची ए बी और एक बची ए सी। तो ये जो बची हुई दो समांतर दो रेखाएं थी, उन जो बची हुई दो रेखाएं थी उनको क्या करेगी, जो समांतर रेखा थी वो कट कर रही है। देखो डी और ई बिंदु पर कट कर रही है, कर रही है। तो अगर दो बिंदु पर कट कर रही है तो फिर हम ये कहेंगे कि जहां भी कट किया है उनका जो अनुपात होगा, यानी ए से लेकर डी बिंदु पर कट किया तो एडी और डी बी और ए ई और ई सी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम इसे कहा जाता है। ये है हमारी पहली थ्योरम, ठीक है। इसको आप अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में जो मैंने बोला है वो लिखना चाहते हैं तो पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको अगले पेज पर इसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखवा देता हूं, ताकि आपको कभी कोई समस्या हो तो आप वापस एक बार रिवाइज कर सके, ठीक है। चलिए, मैं चाहता हूं कि इसी चीज को एक बार थोड़ा सा छोटा कर दूं और यहीं अगर आ जाएगी तो मैं यहीं पर इसको लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं? एक मिनट, है ना, ये थोड़ा सा आ गया, ठीक है। ठीक, अब आप जो है इधर ही अपना पोर्शन लिखेंगे इसका थ्योरेटिकल, कि किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा के समांतर, के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई, समांतर खींची गई एक रेखा, एक रेखा खींची गई एक रेखा त्रिभुज की, त्रिभुज की, त्रिभुज की शेष दो, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को, शेष दो भुजाओं को, शेष दो भुजाओं को, भुजाओं को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। शेष प्रतिच्छेद, है ना, ये एक मिनट, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद शेष दो भुजाओं को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करे तो, प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करने पर यह दोनों, यह दोनों, यह दोनों भुजाओं को, दोनों भुजाओं को, दोनों भुजाओं को, भुजाओं को समान अनुपात, किसमें, समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये था आपका इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने आपके सामने बोलकर बता दिया है। आप इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं पुनः बोल दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से करेंगे। क्या लिखवाया है, तो आधारभूत प्रमेय हमें क्या कहती है,
आधारभूत प्रमेय हमें यह कहती है कि अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो फिर क्या होगा कि जो आपकी प्रतिच्छेद करने वाली भुजा है वो आपके समान जो दोनों भुजाएं थी जहां भी प्रतिच्छेद होगी वहां से समान अनुपात में उनको विभाजित करेगी, और जो मैंने आपके सामने डायग्राम के माध्यम से और थ्योरेटिकल पूरा मैथमेटिकल लिख करके भी आपको बता दिया था। ठीक, ये थी अपनी क्या प्रमेय फर्स्ट, जिसे अपन कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम। आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, मैं अगली थ्योरम की बात करता हूं। ये कुछ थ्योरम है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इन पर आधारित मैं अभी एक दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहे। अब आप लिखेंगे प्रमेय सेकंड। प्रमेय सेकंड। अब प्रमेय सेकंड क्या कहती है? तो जस्ट जो आपने प्रमेय फर्स्ट लिखी उसी का उल्टा कहलाता है प्रमेय सेकंड। और वो क्या कहता है, लिखेंगे यदि एक यदि एक रेखा यदि एक रेखा किसी, अब ये देखो, ये मैं ऐसा मत समझना कि सर हमने जो पहले लिख लिया था तो वापस क्यों लिखे। आपको प्रमेय फर्स्ट जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर समांतर रेखा है और प्रतिच्छेद करेगी तो समान अनुपात होगा। अब इसमें मैं क्या लिखवाऊंगा कि अगर समान अनुपात है तो ये फिक्स है कि वो क्या कर रही होगी, उनको प्रतिच्छेद भी कर रही होगी और वो समांतर भी होगी। अगर अनुपात समान आ गया तो उसका उल्टा ही लिखवाऊंगा, लेकिन लिखिएगा, जितनी बार लिखोगे आपका ही बेनिफिट होगा। तो लिखेंगे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो भुजाओं को दो भुजाओं को क्या करे, समान अनुपात में, दो भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में समान अनुपात में विभाजित करे तो विभाजित करे विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा यह तीसरी भुजा यानी जो थर्ड आपकी बची हुई भुजा होगी उसके समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डायग्राम बनेगा, वही डायग्राम देख लो आप। ये रहा अपने पास में एबीसी ट्रायंगल। ठीक है, अब एबीसी ट्रायंगल के अंदर क्या बोला है, देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो मान लो ये डी बना दिया अपन ने, ये डी ई। अब अपन ने इसने कह दिया समान अनुपात में, यानी एडी अपॉन में डीबी है और बराबर है एई अपॉन में अगर ईसी, ऐसा दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अगर एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी है तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास डीई भुजा है ये समांतर होगी बीसी के। क्या होगा, ये जो डीई भुजा है ये बीसी के समांतर होगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये थी अपनी प्रमेय सेकंड, जस्ट पहले वाले का अपोजिट है और कुछ भी नहीं है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा हो सर इतना थ्योरेटिकल पोर्शन क्यों जरूरी है। देखो सीधी सी बात है, आपको बनना है एलडीसी, आपको करना है क्वालिफाई सीईटी। अब अगर वहां पर ऐसे जो एसएससी ने इस प्रमेयों से जो क्वेश्चन पूछे हैं उस लेवल पर जाकर अगर आपसे पूछ लिए गए तो फिर आपके, ये और बता दूं, राजस्थान के 80% विद्यार्थी जो है हक्का बक्का हो जाएंगे, उनके नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जो है वो इसलिए नहीं पढ़ते कि एक तो ये सोचते हैं कि इतना कौन पूछेगा, दूसरा वो ये सोचते हैं कि इतना थ्योरेटिकल पोर्शन कौन याद रखेगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपको याद है तो जब मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये सीईटी में क्वेश्चन पूछा है, ये देखो एलडीसी में इससे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब चीजें अपने काम की है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फटाफट से जो है नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन करेंगे। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। ठीक है,
अगली क्लास के अंदर अपन मिलेंगे और अगली क्लास थोड़ी सी लंबी लेने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अपना जो है जिस प्रकार से अपन साइंस का सिलेबस वैसे भी अपना बहुत जल्दी अब कंप्लीट होने वाला है, तो फिर अपने पास मैथमेटिक्स के लिए समय होगा तो मैं 1 घंटे की क्लास लेकर के भी आपका जो है कोर्स करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहे, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका पाठ्यक्रम जरूर पूरा होगा। और बाद में भले मुझे जरूरत पड़ी तो मैं दिन की 2-2 क्लासें आपको प्रोवाइड करवा करके भी आपका कोर्स करवा देंगे। अपने पास अभी पर्याप्त समय है। जैसा मैंने आगे जो है, मेरे पास गर्मियों की छुट्टी आ रही है, पूरा समय मेरे पास होगा, तब और अच्छे से अपन क्लासें लेंगे और पढ़ने का मजा लेंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। ये याद करके आइएगा दोनों थ्योरम, तभी मैं इस पर आधारित जो 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो समझ आएंगे और आगे की जो 3 थ्योरम है वो आपको समझ आएगी। उसके बाद में अपन ने जैसे ऐसे और ए ऐसे पढ़ा है, एस पढ़ा है, जो सर्व अपने आरएचएस पढ़ा है, सर्वांग क्षमता के नियम, वैसे ही समरूपता के भी अपन नियम पढ़ेंगे और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।